वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आप में से बहुत से लोगों की जो है डिमांड भी थी कि ईवीएस के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे भी मैं कराऊं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 में आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड मैथ। बट अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, तो आपकी कमांड होनी चाहिए, सीडीपी पे होनी चाहिए। लैंग्वेज हो गया जो मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश प्लस ईवीएस। और अगर आप मैथ में थोड़ा कम भी आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अगर आपका सीडीपी, ईवीएस और लैंग्वेज एकदम स्ट्रांग है, कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, कहाँ से कंटेंट लेंगे, तो ये तो आप कॉन्सेप्ट आप जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आपको ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आएगी, प्लस आंसर भी कहाँ से मिलेगा। तो मेरे साथ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सीडीपी की भी क्लासेस प्लस ईवीएस की भी क्लासेस आपकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं कराऊंगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो दिया गया है। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो आपको जो है आसानी होगी, कोई भी क्लास होगा तो आप वहाँ से जब भी आपको समय मिले आप ज़रूर देखा कीजिए। 1 से 2 बार देखिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। डेली जो भी मैं आपको, आपकी ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो आपको करना है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम निकाल नहीं सकता है केवल पढ़ के या केवल मॉक टेस्ट दे के। सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट अगर कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए तो वो ईवीएस है, क्योंकि इसको जो है सीटेट वालों ने ही डिज़ाइन किया है, उनका यही पैटर्न है। तो आपको ये समझना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीडीपी की जो क्लासेस मैंने ली हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप वो ज़रूर देखिए। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको आसानी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ईमानदारी से सीटेट क्लियर करना, तो 1 से 2 महीने आपको अच्छे से मेहनत करनी ही होगी। और मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो लोग भी नए हैं, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सबसे पहले देखिए 61, ये ईवीएस का है। तो आपको ईवीएस में एक चीज़ें याद रखनी होगी, 15 नंबर पैडागोजी का आता है और 15 नंबर जो है मेमोरी बेस्ड होता है, मतलब याद करने वाली चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आपको मान लीजिए ये जैसे कि कुछ चीज़ें आपको नहीं याद हो रही, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट नोट डाउन करना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज जब मैं तैयारी कर रही थी सीटेट की, तो मैंने हमेशा जो है जो मुझे नहीं याद होता था मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी और उसको हफ्ते में 1 2 बार रिवाइज कर लेती थी। तो चलिए अब देखते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। जिसे हिंदी में दिक्कत होगी वो यहाँ से देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो भी क्वेश्चन कराऊंगी आप मेरे से पहले आप उसका आंसर देने की कोशिश करना, और लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आता है ईवीएस में और 30 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगी, जिससे कि आपका एक एक प्रीवियस ईयर जो है वो कंप्लीट होता जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है कर चुके होंगे। तो 61 का आप मुझे बताइएगा। तो इसमें कौन सा जो है वो आपको बताना है। देखिए, लद्दाख तो है यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर भी है, अब मणिपुर और चंडीगढ़, तो देखिए चंडीगढ़ भी है। कौन सा इसमें पूछा है, नहीं है, नहीं पे फोकस करना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर जो है वो एक राज्य है, स्टेट है, ना कि संघ शासित प्रदेश है। जहाँ एक्सप्लेनेशन देना होगा वहाँ पे दूंगी, अदरवाइज ये सारी चीज़ें तो याद करने वाली ही है कि आपको पता होना चाहिए। 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल को क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। अब आपको ये जो है शहर मतलब राज्य के नाम दिए हैं, अब आपको इसमें से बताना है कौन से राज्य जो है जहाँ पे कच्चे तेल जो पेट्रोलियम है वहाँ प्रोड्यूस होता है, मतलब वहाँ के उत्पादक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु जो है क्रूड ऑयल के उत्पादक हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ना याद हो तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारे मेमोरी बेस्ड हैं। हमारे देश का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो जो है डॉक्टर भीमराव जो है अंबेडकर, उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का वो बनाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पौधों के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ यहाँ पर कार्य दिया गया है, वो आपको देखना है। पहले पूरा क्वेश्चन, हमेशा पेपर में एक चीज़ याद रखिएगा, पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीटेट में थोड़ा जो है लेंदी क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर आप देखें कि इनमें से जड़ों के कार्य क्या है, मतलब ये जो है इसमें से आपको बताना है कि जो रूट्स होते हैं उसके काम
कौन से हैं? तो देखिए, क्या वो जो रूट्स है, जड़ है, वो पौधों को सहारा देते हैं? तो यस, देते हैं। तो अब आप इसमें से मिलाया भी कीजिए। देखिए ए किसमें किसमें नहीं है, मतलब एलिमिनेट करना चाहिए ऐसे। अब ए जो होगा है तो इसका मतलब बी, सी और डी। तीसरा देखिए इसमें ए नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सी और डी इसमें भी ए नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा तो देखिए 2 ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो गए। तो ये ट्रिक आपको हमेशा करनी चाहिए, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। 2 कट गया। अब 1 और 4 में देखिए, तो पहला है, दूसरा है कि ह्यूमस प्रदान करना। तो रूट्स जो है वो ह्यूमस जो है वो प्रदान नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बी नहीं होगा तो कौन कौन सा होगा? ए होगा। प्लस सी देखिए, भोजन संचित भंडारण करना, हाँ जो रूट्स होता है वो तो करता है, स्टोर करता है फूड को। एंड डी देखिए कि पानी और खनिजों को अवशोषित करना, मतलब वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ए भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। हमेशा याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ कि ह्यूमस जो है वो प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसे पता होगा ना, 65 में देखिए पोचमपल्ली, वो तो इस क्वेश्चन को तुरंत कर देगा, क्योंकि इसमें पोचमपल्ली जो है आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं। और जो लोग चाहते हैं, तो अगर आपने NCERT, अगर आप चाहते हैं EVS के बारे में कहाँ से पढ़े, तो 3 to 5 क्लास की जो EVS की जो NCERT की जो बुक्स आती हैं वो अगर आप पढ़ लेंगे तो वो आराम से कर लेंगे। और ये जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है, जो NCERT के बुक्स में है वो मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे पता है। तो आपको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? देखिए पोचमपल्ली जो है वो दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है और वहाँ पे जो है बहुत सुंदर जो है पोचमपल्ली साड़ियाँ जो हैं वहाँ की एक स्पेशल चीज़ है, स्पेशलिटी जिसे बोलते हैं। तो वो आपको बताना है कि वो किस राज्य का भाग है। तो आप इसमें देखिए पोचमपल्ली कौन सा हो सकता है? तो ये है तेलंगाना का। तो ये इसका राइट आंसर है, तेलंगाना। याद रखिएगा पोचमपल्ली के बारे में, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। पता नहीं किसकी शिफ्ट में पूछ लिया जाए, इसलिए आपको ये याद रखना है। 66 देखिए, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मैंने आपको बताया था कि EVS में जो है वाइटमिन्स हो गया, ब्लड हो गया, फूड हो गया, प्लांट, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बताना है कि किसमें जो है आयरन पाया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन में तो देखिए किसमें पाया जाता है? क्या गुड़, आंवला, टमाटर। देखिए गुड़ में भी पाया जाता है, आंवला में भी, टमाटर में नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए आंवला में भी पाया जाता है, पालक में भी एंड गुड़ में भी, तो ये तो हो सकता है। अब ऐसे आपको नेक्स्ट देखना है, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए बंद गोभी है, तो ये किस में पाया जाता है? आंवला में, पालक में, गुड़ में। और ये क्वेश्चन जो है दिसंबर में भी पूछा था, जनवरी में भी पूछा था, इसके पहले और भी जो पेपर हुए उसमें भी पूछा था, क्योंकि ये इस जो आयरन हो गया, वाइटमिन्स हो गए, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो आपको याद रखना है आंवला, पालक, गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अगर आपने बर्ड्स वाले चैप्टर पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा कि हमारे कंपेयर में जो है 4 गुना अधिक कौन देख सकता है? तो वो होते हैं बाज, चील, गिद्ध। ये जो बाज, चील, गिद्ध हैं यही जो हैं केवल 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। बाकी ये देखिए फाख्ता, कौवा, मोर, ये तो होगा नहीं। बाज, कबूतर, तोता, ये भी नहीं। कौवा, चील, बुलबुल, ये भी नहीं। तो बाज, चील, गिद्ध ये 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं और ये लिखा भी हुआ है NCERT की बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले, ढालू मतलब जो स्लोप होता है जिससे पानी जो है सीधे नीचे आ जाए, कहीं पानी रुके ना, उसे बोलते हैं ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। मतलब वो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है बांस के खंभों पर ये घर बनाए जाते हैं जो कि ढालू छत वाले लकड़ी के हैं। तो वो कौन से राज्य में है? राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा हो सकता है? तो ये जो है असम में है।
असम में जो है, जो गांव के लोग हैं वो ऐसा लकड़ी के जो है ढालू छत वाले मकान बनाते हैं जो कि मजबूत बांस के खंभों पर होता है और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे। तो आप जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, और ये जो है मानचित्र का क्वेश्चन है। आपके ईवीएस में एक मानचित्र का मतलब मैप का और एक डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपको मैप ही बना लेना है, ऐसे बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए किसके सापेक्ष पूछा है, दिल्ली के सापेक्ष पूछा है। तो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी, गांधीनगर आपको पता ही यहाँ पर है गुजरात, एंड और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हो गया बिहार। अभी इसमें उतना अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये जो पेन है बहुत मोटा चल रहा है इस वजह से, बट फिर भी आप समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको किसके सापेक्ष बताना है, वो कलर ही चेंज करके बताती हूँ। किसके सापेक्ष बताना है, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। तो अगर आप दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष देखिए तो ये हो गया वेस्ट एंड साउथ, मतलब साउथ वेस्ट। साउथ का मतलब दक्षिण पश्चिम। अब ऑप्शन में देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा, बट इसमें और इन दोनों में है। तो अब आपको पटना बिहार की भी देखना पड़ेगा, तो वो किस में होगा, तो वो देखिए बिहार जो है इसके सापेक्ष कितना है, साउथ ईस्ट। तो ये हो गया दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, इसमें देखिए नहीं है, इसमें उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व का मतलब आपको पता ही होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ये ईस्ट बोला है जो कि नहीं है, वो होगा साउथ ईस्ट। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही आप भी करिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, एलिमिनेट करके जरूर कीजिएगा। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 70 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो मटर के पौधे का प्रयोग तो सभी को पता होगा, ये तो पढ़ाया ही जाता है हमें 12th से ही, हम उसके पहले से ही सीख जाते हैं। तो ये किसने इसका बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। तो ये नाम याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए 71 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में जो है सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, वो आपको बताना है। इसका मतलब बाकी के जो हैं 3 वो नहीं होंगे। तो क्या पदार्थ है, नहीं है। प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये भी नहीं है। कौन सा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब 72 पे चलिए। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। इसका मतलब उपाख्यान को क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल। देखिए सबसे पहले मैं आपको एनेक्डोटल का मतलब बता देती हूँ। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो, टीचर हो, तो आपको जो है एक एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है वो तैयार करना होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी बच्चे होते हैं उनके स्पेसिफिक बिहेवियर का आपको रिकॉर्ड रखना होता है। जो उनका इंटरेक्शन होता है उसे आपको रखना होता है। और ये क्यों रखना होता है कि आप जो है बता सकें कि इस मतलब बच्चे का जो है ग्रोथ हो गया, प्रोवाइड कर सके इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में, उसके फैमिली को, कि वो कैसे पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक स्पेसिफिक जो बिहेवियर है बच्चे का, उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखते हैं, उसी को बोलते हैं उपाख्यान अभिलेख। ये आपको समझना जरूरी है, तभी जाकर आप ये कर पाएंगे। तो इसमें पूछा है कि क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो देखिए आपको नहीं वाले पे फोकस करना है। तो पहले हम देखते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, आइडेंटिफाई मेनली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस। तो ये क्या होगा, तो यस 7 जो ए वाला जो है हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में इसको रखते हैं। बी देखिए, जो डिसीजंस होते हैं, मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी हम लिखते हैं। सी देखिए, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। कि आप जो मान लीजिए आप रिकॉर्ड बना रहे हो तो आप उसमें बच्चे की बस मजबूत जो उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो आपको नहीं लिखना है, उसको आपको उसमें स्पेसिफिक उसका बिहेवियर लिखना है।
डी देखिए, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी इसमें नहीं होता है, इसमें आपको केवल स्पेसिफिक बिहेवियर हो वही इसमें लिखना होता है। तो इसका होगा 72 का ए और बी। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ये रहा ए एंड बी, ये इसका राइट आंसर है। तो ये अच्छे से इसको भी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए ताकि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन पूछते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, मतलब हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। जहाँ पर इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप मिक्स करके पढ़ाएं, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं हिंदी पढ़ा रही तो हिंदी में मैं कुछ साइंस के भी टॉपिक को जोड़ लूँगी, और अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रही तो हिस्ट्री में साइंस को जोड़ लूँगी, ज्योग्राफी को जोड़ लूँगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको जो मतलब इकट्ठे पढ़ाएं, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो आप उसके लिए कौन सी योजना बनाएंगे ये आपको बताना है। पहला देखिए, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया ऐसा ही करते हैं। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सम्मिलित करते हैं, अलग नहीं करते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है, एकीकृत का मतलब होता है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को आप मिला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा है। तो पुनीत क्या चाहता है, मान लीजिए पुनीत है, वो अपनी कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी हैं उनको मानव शरीर की एक रूपरेखा जो है उसने दे दिया, और उन्हें भोजन विषय जो फूड का जो चैप्टर है वो पढ़ाने से पहले बोल रहा है कि आप पाचन तंत्र को बनाएं। तो वो उससे क्या चाहता है, आप ये सोचिए। पहला है कि परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं। दूसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। अब वो अगर ऐसा बोल रहा है तो वो ड्राइंग कौशल तो देखेगा नहीं कोई, क्योंकि वो ड्राइंग का तो ये कोई क्लास होगा नहीं। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन भी नहीं करेगा क्योंकि अभी तो उसने इसको पढ़ाया ही नहीं है। और ये रहा परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि अगर वो बस बोल रहा है जनरल वे में कि आप इसको बनाइए तो इसका मतलब यही है कि वो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता है कि बच्चे जो है इसके बारे में कितना सोचते हैं। ये हो गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। आपको गलत वाला बताना है, देखिए गलत वाले पे फोकस कीजिएगा। तो गलत वाला बताना है तो देखिए, पहला है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा है कि अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। तो यस, ये तो हेल्प करता है, बट हमें गलत वाला बताना है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें हम छात्रों की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करते हैं। एंड 4, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। हाँ, ये भी है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मदद करेगी रचनात्मक आकलन में। तो पहला जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ऐसा रचनात्मक आकलन में नहीं करते हैं। तो जो गलत है वही सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित जो है लैंगिक विषमता और जो रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। मतलब कि जो स्मिता है वो अपने जो भी लर्नर्स हैं उनको सेंसिटाइज करना चाहती है, किसके प्रति, जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स के। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जो लैंगिक विषमता होती है, जो रूढ़िवादी होते हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो ये सोचते हैं कि लड़कियां जो है केवल घर का काम करें, या फिर ये भी सोचते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, इसको बोलते हैं। तो उस टाइम उस पे जो है शिक्षार्थियों को जो है वो उसको संवेदनशील करना चाहती है। तो अगर आप होंगे ऐसा, और आप अगर ऐसा करना चाहें क्लास में, तो आप इसमें से जो है क्या करेंगे। पहला कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। एंड तीसरा कि केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, यह भी सही नहीं होगा। एंड 4 कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। देखिए, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होगा कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसकी मम्मी जो है ऑटो चालक है, तो ये एक सबसे बड़ा जो है संवेदनशील जो होगा। क्यों? क्योंकि
मोस्टली आपने देखा होगा तो वो जो है मेल होते हैं वो चलाते हैं, बट यहाँ पे इससे जो है रूढ़िवादिता जो है, लैंगिक विषमता जो है ख़त्म होगी कि जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो भी जो है ऑटो वगैरह जो है वो चला सकती हैं और चलाती भी हैं। तो ये इसका जो है आंसर बेस्ट है और इसको सीटेट ने माना भी था। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। कक्षा 5 के समयन, जो कक्षा 5 के समयन है, आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। कोई लड़का है समयन, वो काम नहीं करता है, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? आपको ये बताना है। पहला कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। हाँ, ये तो लग रहा है ऐसा। किसी दूसरे बच्चे को, दूसरा देखिए, किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि कोई और उसकी काम जो है उसमें हेल्प करे। ना आ रहा है तो आप उसे खुद समझाएं। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो आप डायरेक्ट उसके मम्मी पापा से थोड़ी ना बात करेंगे, पहले तो हमें उसके प्रॉब्लम्स को पता लगाना चाहिए। एंड 4, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, मतलब उसे आसान दे दीजिए ताकि ना तो वो आपसे पूछे और ना ही कोई शिकायत हो। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला ही होगा कि हमें बच्चों का जो है कठिनाइयों का पता लगाना चाहिए कि आखिर में क्या दिक्कत है कि ये जो है नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग जो है वो निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? जो मुस्कान है उसने बोला कि जो परिवहन है उसमें जो डीजल वाहन है उनका उपयोग जो है वो निषिद्ध होना चाहिए, प्रोहिबिटेड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इस विषय पर वाद विवाद किया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? पहला कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, इस वजह से वो डिस्कशन हो रहा है। या फिर कि छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में, मतलब कि छात्र अपने विचार बताएं और मैं उनको करेक्ट करूं। या फिर वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, आधुनिक जो वाहन है उनके उपयोग के लाभ पर। या फिर 4 देखिए कि यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। जब भी आप क्लास में कोई भी डिस्कशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे के ओपिनियंस होते हैं, तो हमको जो है छात्रों की जो दृष्टिकोण है उनकी सराहना करनी चाहिए, उनको एप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हमें पता चलता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, जो मैप्स होते हैं कौशल, उसका क्या जो है काम है वो आपको बताना है। पहला, लैंडस्केप खींचने के कौशल को जो है विकसित करता है। दूसरा, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। या फिर रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। या फिर 4 देखिए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ये तो यही होगा, क्योंकि अगर आप मैपिंग स्किल्स है आपके पास या फिर आप सीख भी रहे हैं तो आप उसको आपको पता चलता है कि जो प्लेस है उनका पोजीशन पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, किस साइड में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। तो ये इसका यही काम है, जो भी मैपिंग स्किल्स का। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, जो अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड का मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स करके पढ़ाना। तो ये किसमें सहायक है? क्या वो पाठ्यचर्या को भार को कम करने में? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप किसी पाठ्यचर्या को जो है भार, इससे जो है इसका भार कम हो जाएगा। या फिर पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो था दोनों ऑप्शन आप देखिए दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक्स। मतलब आप जो है पाठ्य जो करिकुलम है उसका लोड जो है इसलिए कम कर रहे हैं ताकि आप कोई दूसरे जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये क्या बात है कि आप एक तरफ कम भी कर रहे हैं दूसरी तरफ और उसको बढ़ा भी रहे हैं, ये नहीं होगा। लेकिन दूसरे में है कि जो है करिकुलम है आप उसको कम तो कर रहे हैं बट शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में एंड हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न मीनिंगफुल। हमें हमेशा जो है यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो है वो मीनिंगफुल सीखें। तो यही इसका राइट आंसर है। तीसरा भी देख लीजिए, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ये भी नहीं होगा कि वो किसी चीज़ का पालन करें। दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे वो थोड़ी ना सीखेंगे, उनको तो मीनिंगफुल सिखाना है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? नहीं पूछा है। ईवीएस में जो इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है उसमें क्या नहीं है? तो 81 का आंसर क्या होगा? पहला, सहयोग,
ये तो होगा ही, क्योंकि और दूसरा न्याय के प्रति सरोकार, तीसरा है समानता के प्रति सरोकार, और चौथा है कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये नहीं होगा, क्योंकि ईवीएस में जो आप आकलन करते हैं तो एक व्यापक मतलब एक जो ब्रॉड इंडिकेटर है वो ये अवधारणा मानचित्र नहीं है। ये तीनों है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, क्योंकि गलत वाला पूछा है तो आपको 4 है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 4। 82 देखिए, ये काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन। देखिए इतने ही लेंदी क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। 82 का है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? मतलब जो तालाब के निर्माण का जो है अल बिरूनी का, तो उसके आधार पर इसको क्यों शामिल किया गया ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें गलत वाला कौन सा है, फिर हम बस उसको एलिमिनेट करके ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। पहला है कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, तो ये तो करता ही है। एंड यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग को सुधार करने में मदद करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, जो मान लीजिए कि अगर उस तालाब के बारे में जो है कुछ लिखा हुआ है अनुच्छेद, तो उसमें उसको क्यों शामिल किया गया होगा? इसी वजह से शामिल किया गया ना कि बच्चे उसे कुछ सीखें, कुछ समझें। बट यहाँ पे तो देख रहा है कि जो उनकी रिकॉर्डिंग है उसमें सुधार करने में, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सी देखिए, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। हाँ, यस, कि देखो पहले इतने साल पहले जो है ऐसे होता था, तो इससे जो है बच्चों को एप्रिसिएशन मिलता है टेक्नोलॉजी जो प्रेजेंट है इंडिया में, कि पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी। डी देखिए, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में भी मदद करता है। तो डी भी होगा, ए भी होगा, सी भी होगा, बी नहीं होगा। तो देखिए किस में है, ए सी डी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ए सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? मतलब 50 से अधिक बच्चे हैं और उनको जो वाणी है वो चाहती है उनको ऐसी एक्टिविटी में जोड़ना जहाँ पर उनको उनकी जो जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो हमारी इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों का मतलब तो आपको पता होगा ना, सेंसेस, वो उसमें इंक्लूड हो। तो इसमें से कौन सा काम सबसे ठीक होगा वो आपको बताना है। पहला कि कौशलों के प्रदर्शन के लिए कहाँ पर आप ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप ले जाएं और बच्चे जो हैं वहाँ पर उनके पूरे जो सेंसेस हैं उससे वो सीखें, यही देखना है। तो कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, मतलब आप किसी को इनवाइट कर दीजिए तो वहाँ थोड़ी ना बच्चे सीखेंगे, वहाँ पे एक आदमी रहेगा उसको सुनेंगे देखेंगे बस। दूसरा है कि समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, बट आपको सबसे बेस्ट वाला बताना है। या फिर उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का आप प्रयोग करें ये, या फिर नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यही इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपको बच्चों को कुछ सिखाना है कि उनके पूरे सेंसेस जो हैं उससे वो सीख सकें, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा कि आप जो है एक फील्ड ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज करें। तो 4 इज़ राइट। नेक्स्ट है 84, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये आपको बताना है कि ईवीएस के जो ईवीएस में समाचार पत्र हो गए, न्यूज़पेपर एंड जो मैगजीन्स हैं उनको क्यों पढ़ना चाहिए। 84, क्या उन्हें मनोरंजन उससे मिलेगा इस वजह से पढ़ना चाहिए। या फिर 2 देखिए, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, हाँ ये हो सकता है। या फिर ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में, कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर वे कंपटीशन चाहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जो ईवीएस है उसमें जो क्वेश्चन करना वो एक क्या है, टूल्स है। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर, वो किस लिए यूज किया जाता है कि बच्चे जो है क्वेश्चन करें, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या फिर ध्यान खींचने के लिए, या फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। तो यस 4, क्योंकि डिसिप्लिन बनाकर आप क्या ही कर लेंगे जब बच्चे कुछ ना सीखें। आप उनका ज़बरदस्ती ध्यान खींच नहीं सकते हैं, आप उनसे ज़बरदस्ती कोई रूल फॉलो कराएंगे तो वो कुछ सीखेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? देखिए तोरांग का मतलब होता है, ये हिंदी का आ गया जंगल, बट ये इसको कहाँ कहा जाता है, कौन सा ऐसा जो राज्य है वहाँ पे कहा जाता है? तो वो है
झारखंड। और ये क्वेश्चन जब उस टाइम भी पूछा था तो बहुत लोगों का ये गलत हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग जो है असम कर दिए थे, बट असम नहीं है, इसका राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया है। ये काफ़ी लंबा है, बट आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को जो है पॉज करके इसका जो है सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा, और आपका गलत होगा तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं और डिस्टेंस वाले, इसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 88 वाला जो है, इसमें आपको बस क्या बताना है, औसत चाल बताना है। तो ये सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, अदरवाइज इसका राइट आंसर मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। 88 है। अब 89 देखिए, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों, देखिए मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। गलत वाला बताना है। पहला कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ ही होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ ही होती हैं। जो छत्ता होता है उसमें केवल कुछ ही जो हैं वो मेल्स जो होते हैं, नर मक्खियाँ होते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है छत्तों के लिए, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि गलत वाला पूछा है। अब ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको क्लासेस कैसे लगे, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे सच में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आपको जो है ये कंटेंट पसंद आ रहा है, और मैं आप लोगों के लिए और भी इससे अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। 90 क्वेश्चन है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए जो मिर्ची है, कौन सा जो फूड है ना, कौन सी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो कहाँ से आई हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। मिर्ची वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है कि जो हम मिर्ची खा रहे हैं वो कौन से देश से आया है, कौन से देश से इसको लाया गया है, तो वो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से है, दक्षिणी अमेरिका से। तो याद रखिएगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका है, बट वो दक्षिणी अफ्रीका नहीं है, दक्षिणी अमेरिका से ही जो है मिर्ची आया है, जो कि आप डेली खाते हैं। तो ये इसका हो गया राइट आंसर। तो ये थे आज के जो है 30 क्वेश्चन, और आप मुझे बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। ईवीएस में आप अगर ज़्यादा गलत भी हो रहा होगा तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसमें थोड़े याद करने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस मैं लूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो इतने सारे प्रीवियस ईयर हुए ही हैं 2011 से लेकर 2021 तक का, कि उसमें आपका पूरा भरपूर कंटेंट है कि कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करिए, खुद से जो आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, तो आपका सीटेट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।